चलो बेटे, इसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं अपने बच्चों को कराऊंगा, और कुछ क्वेश्चंस आपको खुद भी करने होंगे। शाबाश। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, जो मेरे को लगते हैं बच्चों को कंफ्यूजिंग होंगे, मैं सबसे पहले उन पे बात करूंगा। राइट बेटे, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट द ग्राफिकल क्वेश्चन। द पोजीशन टाइम ग्राफ for four objects A, B, C, D moving along a straight line are given in the figure. Which of the following net force acts on? इनमें से नेट फोर्स किनके ऊपर लग रहा है? देखो बच्चे, ध्यान से सुनना। ये है पोजीशन और ये है टाइम। हमारे को फर्स्ट ग्राफ ऐसे दे रखा है, लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन। और जब लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन हो, योर अटेंशन, तो मैं आपसे पूछूं बेटे, इतना टाइम ले लेते हैं पहले, उसके कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन पोजीशन कितना आया? यू विल ड्रा द परपेंडिकुलर एंड कट द पोजीशन एक्सिस। यू विल से सर ये जो आपका टिक वाला चेंज है ना, ये चेंज इन पोजीशन है। मैंने कहा डबल टिक क्या है? सर उस चेंज इन पोजीशन को अकर करने के लिए कितना टाइम लगा। ओके, मान लीजिए ये चेंज इन पोजीशन है, पोजीशन को अगर एक्स से लिख दें और टाइम को टी से लिख दें, तो मैं बोल दूं चेंज इन पोजीशन हो गया डेल्टा एक्स। सर वो कैसे निकालना है? ये हायर वाला पॉइंट मान लो जी x2 है, और लोअर वाला पॉइंट जो कि 0 है मान लीजिए x1 है। ये हो गया चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब होता है टाइम ड्यूरेशन, और डेल्टा चेंज इन पोजीशन, तो ये आ गया T2 माइनस T1। यहाँ तक T2 और शुरू वाला मोमेंट T1 ले लो। तो ये तो क्या आ गया, रेशो क्या आ गई बेटे? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन आ गई। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये निकल जाएगा। अब एक बात मैं और आपसे पूछूं कि अगर मैंने इसी ग्राफ में अलग टाइम ड्यूरेशन ले लिया होता, मान लीजिए इतना टाइम ड्यूरेशन ले लिया होता, तो आप कहते सर यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करो, फिर यहां ड्रा करो, तो फिर इतना चेंज इन पोजीशन आ गया होता ग्रीन वाला। तो ग्रीन वाले केस में अगर मैंने वेलोसिटी निकालनी होती, तो आप कहते सर देखो, अब चेंज इन पोजीशन इधर निकालो। मैंने कहा ठीक है बेटे, चेंज इन पोजीशन में निकालता हूँ। मान लीजिए ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक डेल्टा टी टाइम ड्यूरेशन है, और चेंज इन पोजीशन है डेल्टा एक्स डैश। ये उससे अलग है ग्रीन वाले, इसीलिए मैंने डैश लगा दिया। पर गौर से देखो, सेम स्ट्रेट लाइन जा रही है, और आपको पता है tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो दोनों ही केसेस में यहाँ पर एंगल निकलेगा, चाहे इस राइट एंगल ट्रायंगल का देख लो तो भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस वही आया, और यहाँ पर पूरी ट्रायंगल ले लो तो भी एंगल वही बनता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपने देखा अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में वेलोसिटी सेम आ रही है। अगर वेलोसिटी सेम आ रही है, ध्यान से सुनना, फिर मैं आपसे पूछूं एक्सेलरेशन कितना होता है? सर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। पर मैंने कहा वेलोसिटी तो सेम ही आ रही है, क्योंकि लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन ग्राफ है पोजीशन टाइम में। सो सर फिर वेलोसिटी का चेंज आपका जीरो, तो एक्सेलरेशन कितना आया? जीरो। और फोर्स का फार्मूला क्या होता है? सर फोर्स का फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जीरो एक्सेलरेशन जब पुट करेंगे, तो फोर्स ऑटोमेटिकली 0 न्यूटन आ गया। जबकि हमें क्वेश्चन में है कि किस ग्राफ में नेट फोर्स लग रहा है। नेट फोर्स इसमें लग ही नहीं रहा, जीरो आंसर आ गया फर्स्ट ग्राफ में। सेकंड ग्राफ की बात करें, सेकंड ग्राफ में यहाँ पर टाइम है, यहाँ पर पोजीशन है बच्चे। ओके, और ये वाली बॉडी ऐसे है। तो इसमें क्या देखते हैं हम?
जब टाइम मोमेंट कितना हो गया, मान लीजिए यहां तक टाइम मोमेंट है t1, तो पोजीशन कितनी होगी सर x1। जब टाइम मोमेंट t2 हो गया तो पोजीशन कितनी रहती है, फिर से वही रहती है, क्योंकि वहीं पर ग्राफ कट करता है। तो जब पोजीशन टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल आ जाए, टाइम एक्सिस के पैरेलल, वो तो बॉडी ही एक्स को चेंज ही नहीं कर रही है अपनी को, इसका मतलब ये तो बॉडी एट रेस्ट है, बॉडी एट रेस्ट। तो जब बॉडी एट रेस्ट होती है तो वेलोसिटी कितनी, जीरो। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी, वो भी जीरो। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, वो भी जीरो, राइट। तो एक्सेलरेशन को फिर से इस फार्मूले में पुट करेंगे तो इस केस में भी फोर्स जीरो आ जाएगा, यानी सेकंड ग्राफ में भी नेट फोर्स क्या है बेटे, सेकंड ग्राफ में भी नेट फोर्स हमारा जीरो है। अब हम देखते हैं फोर्थ ग्राफ। फोर्थ ग्राफ देखो शाबाश, इधर टाइम और इधर पोजीशन, ऐसे ग्राफ दे रखे हैं बच्चे आपको। जब ऐसे ग्राफ दे रखे हैं, आप इसमें भी चेंज इन पोजीशन और टाइम निकालोगे ना, जैसे ये लाइन में आपकी दो पोजीशन आई थी, तो आप इसमें भी करके देखोगे, आपका ये एंगल चाहे छोटी ट्रायंगल में निकाल लो, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, चाहे बड़ी ट्रायंगल में निकाल लो, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, एंगल वही रहता है। तो जब तक एंगल वही रहता है, tan थीटा वही रहता है। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो देखो छोटी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर उतना, बेस उतना कॉरस्पॉन्डिंगली। फिर बड़ी ट्रायंगल में एंगल तो वही है, तो ये हम इसमें भी करेंगे बिल्कुल वही चीज पहले वाले केस में। तो पहले वाले केस में भी फोर्स जीरो आया था, इस केस में भी फोर्स जीरो आएगा। लेकिन जो थर्ड ग्राफ है बच्चे, थर्ड ग्राफ में एक चीज देखो गौर से, शाबाश, ये टाइम है, ये पोजीशन है। अब मैं आपको एक इक्वेशन बताता हूँ, आपने ये इक्वेशन पढ़ी हुई है, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, पढ़ी है कि नहीं बच्चे? हाँ जी सर। मान लीजिए इसका मैंने ग्राफ ड्रा करना हो, तो आप गौर से देखो, इसमें ग्राफ में क्या है, टाइम की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। गौर से देखो, मैथ की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, a/2 टी स्क्र प्लस यू टी माइनस एस इक्वल टू जीरो। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है टाइम में। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, स्क्वायर वाली टर्म भी है, टी की पावर वन वाली है। क्वाड्रेटिक का बेसिक फार्मूला क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। सारे फॉर्मेट पड़े हैं। देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स वाली टर्म, बिना एक्स वाली टर्म, टी स्क्वायर वाली टर्म, टी वाली टर्म, बिना टी वाली टर्म। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा पैराबोला होता है, जैसे कि इसने दिखाया हुआ है। एक बच्चा कहता है सर पैराबोला इधर को भी तो होता है, इधर को नहीं हो सकता क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव होता ही नहीं। अगर टाइम की एक्सिस इधर नेगेटिव पॉसिबल थी, माइनस में भी टाइम होता तो इधर भी ग्राफ आ जाता। तो ये ग्राफ हो गया पैराबोला। और अब पैराबोला जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ग्राफ है, तो इसमें देखो एक्सेलरेशन की टर्म एग्जिस्ट कर रही है, एक्सेलरेशन नॉट जीरो। अगर एक्सेलरेशन की टर्म एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, मास भी जीरो नहीं है, तो फोर्स भी कुछ ना कुछ है। फोर्स इस केस में जीरो नहीं आएगा। तो आप कहोगे सर थर्ड ग्राफ ऐसा है पोजीशन टाइम ग्राफ का, जिसमें आपका कुछ ना कुछ नेट फोर्स होगा। क्योंकि अगर नेट फोर्स होगा तो इस फार्मूले के मुताबिक कौन सा बेटे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर नेट फोर्स होगा तो ये मास नीचे जाएगा, डिवाइड करेगा, तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होएगा। अगर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होएगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक वाली सेटिस्फाई होती है, तभी ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ में एस यहाँ पर पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। पोजीशन टाइम ग्राफ में ये ग्राफ होएगा पैराबोला। जिन बच्चों को ये समझ आया ग्राफ कि थर्ड क्वेश्चन में इतनी सारी रीजनिंग, मैं सिर्फ ये भी नहीं बताया कि मैंने डायरेक्टली ये नहीं बता दिया आपको थर्ड ग्राफ इज करेक्ट, मैंने बाकी भी बताए। ये इसमें नेट फोर्स जीरो है, इसमें नेट फोर्स जीरो है, इसमें नेट फोर्स जीरो है, इसमें नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो। जिन बच्चों को ये समझ आ गया बेटे, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब अगर मैंने ये तो आपको समझाया
एग्जाम्पल के साथ, क्वेश्चन की मदद के साथ, राइट। अब बच्चा कहता है सर मेरे को अल्टीमेटली कम से कम चीज बताओ, इसमें से मेरा टेक अवे क्या है, मैं क्या सीखूं। टीचर ये कहता है, ध्यान से सुनना, पोजीशन यानी कि एस और इधर टाइम। जब आपका ग्राफ ऐसे हो तो याद रखना तब तो बॉडी एट रेस्ट है। और यही दो पैरामीटर्स में अगर ग्राफ ऐसा हो तब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट है। और ऐसे केस में एक्सेलरेशन भी जीरो, फोर्स भी जीरो। इधर भी एक्सेलरेशन जीरो, फोर्स भी जीरो, वेलोसिटी भी जीरो यहाँ तो, क्योंकि बॉडी चल ही नहीं रही। और अगर ग्राफ ऐसा आ जाए, ध्यान से सुन लेना, ये और ये ऐसा, तब भी आपका फोर्स भी जीरो, एक्सेलरेशन भी जीरो, वेलोसिटी लेकिन कांस्टेंट है। और यहाँ पर वेलोसिटी बॉडी, और इन दोनों में ग्राफ क्या है, बस इसका स्लोप पॉजिटिव होता है, इसका स्लोप नेगेटिव होता है। स्लोप ऐसे होता है ना, देखो ये 90 डिग्री से छोटा हो एंगल तब tan थीटा पॉजिटिव होता है, और 90 डिग्री से एंगल बड़ा हो तब स्लोप नेगेटिव होता है। लेकिन जब ये ग्राफ आ जाए, पोजीशन टाइम ग्राफ, सभी बच्चों ने याद रखना है कि वो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। और इस इक्वेशन में अगर हम s को x ले लें तो ये कैन बी रिटर्न एज, ये देखो, तो एक तरफ टाइम की क्वाड्रेटिक इक्वेशन पड़ी है, दूसरा वेरिएबल ये पड़ा है। ग्राफ हमेशा पैराबोला आएगा, और इसमें एक्सेलरेशन की टर्म बिल्कुल सरवाइव कर रही है प्रॉपर, राइट। तो एक्सेलरेशन सरवाइव करेगा तो फोर्स भी सरवाइव करेगा। ये मैंने उसी क्वेश्चन का छोटा से छोटा समरी कर दिया। ओके, अगर मेरे टीचर ने बाद में ये समरी कराई होती तो मैंने इतना पोर्शन जरूर नोट करा होता, अगर मैं स्टूडेंट बन के बैठा होता। अब आपकी मर्जी है नोट करना है कि नहीं करना। शाबाश। अब मैं एक क्वेश्चन और करता हूं बेटे, मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, ठीक है। डॉट लगाते जाना जिसको जिसको टीचर कर रहा है। क्वेश्चन 3 करवाया प्रॉपर लॉजिक के साथ, अब क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। A man applies horizontal force of 20 Newton to slide an almirah across the floor. The floor moves with constant velocity. What is the almirah moves with constant velocity? What is the magnitude of frictional force between the almirah and the floor? देखो बेटे, ध्यान से सुनना अब मेरी बात। ये एक अलमीरा है, और इस अलमीरा को मान लीजिए ये लड़का पुश कर रहा है, और ये अलमीरा हमारी 20 न्यूटन का फोर्स लगाने से, कितना फोर्स लगा रहा है बॉय, 20 न्यूटन, और ये मूव करती जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से। ओके, अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से। इसके मोशन को मेंटेन रखने के लिए इस लड़के को कितना फोर्स लगाना पड़ता है, 20 न्यूटन। अब पूछा हमसे क्या है, हमसे तो पूछा हुआ है फ्रिक्शनल फोर्स। शाबाश। क्या कोई बच्चा, ये एक प्यारा सा बच्चा है, मेरे को बोला गया है कि बड़ा अच्छा बच्चा है, भवनीत कौर। भवनीत कौर है बेटे, लोटस में, लोटस में भवनीत कौर है बेटे। माइक पर आओ, आप इसमें कुछ आइडिया दे सकते हो कैसे करोगे। यस, इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, एक बच्चा कह रहा है सर इसमें तो 0 न्यूटन है। ओके, आप बैठ सकते हो। एक और बच्चा है इसी क्लास में, मनजोत कौर, आप बताओगे बेटे, व्हाट इज योर आइडिया। एक और बच्चा कह रहा है सर 0 न्यूटन। देखो, ध्यान से सुनो, बैठो, समझाता हूं, अभी कॉन्सेप्ट वीक है आपके। ध्यान से सुनो सभी बच्चे। अगर मैं इधर अप्लाइड फोर्स ले लूं,
अप्लाइड फोर्स। तो इधर ले लूं बेटे मैं फ्रिक्शनल फोर्स, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। इन दोनों का जो ग्राफ होता है ना, सभी बच्चे ध्यान से सुन ले, इसका ग्राफ होता है, यहाँ जीरो लगाया, ये ऐसे करके ऐसे जाएगा पहले तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन। ओके, उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे होएगा। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है, ये हमें डायरेक्टली बता रहा है, क्या बता रहा है, कि जब अप्लाइड फोर्स जीरो होएगा तभी फ्रिक्शनल फोर्स जीरो होएगा। अप्लाइड फोर्स जीरो होगा तभी फ्रिक्शनल फोर्स जीरो होगा। फ्रिक्शनल फोर्स की एक नेचर होती है सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स, क्या मतलब, अपना लेवल फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के मुताबिक बढ़ाता या घटाता रहता है। मोर द अप्लाइड फोर्स मोर इज द फ्रिक्शनल फोर्स। यहां तक ये लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है ना बेटे, ध्यान से सुना, लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, वहां तक, सभी बच्चे सुन लो, वहां तक ये लड़का जोर तो लगा रहा था अलमारी को, लेकिन ये मूव नहीं करती। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। देखो अप्लाइड फोर्स में पहले उसने मान लो 5 न्यूटन लगाया, तो अलमीरा हिली नहीं, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 5 होएगा। अगर ये लड़का सीधा खड़ा हो जाएगा, जोर नहीं लगाएगा, तब फ्रिक्शनल फोर्स 0 लेना है आपने, क्योंकि दोनों ही 0 पे 0 होते हैं। ओके बेटे, दोनों 0 ग्राफ पे टच करते हैं ना। जब अप्लाइड फोर्स लग गया तो फ्रिक्शनल फोर्स 0 हो ही नहीं सकता। अब ये ऐसा ग्राफ कब तक आता है, जब तक अलमीरा रेस्ट पे रहती है, फिर ये एक मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच के उसके बाद ऐसे चलता है। तो सर अब बच्चा बोलता है सर, जब तक बॉडी रेस्ट पर रहती है उस फ्रिक्शनल फोर्स को बोलते क्या है, उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। उसका मीनिंग यह है कि अप्लाइड फोर्स लग रहा है, लेकिन अलमीरा अभी मूव नहीं कर पा रही, लड़के ने सफिशिएंट फोर्स लगाया ही नहीं। पर जब भी अप्लाइड फोर्स लगेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिटली लगना ही लगना है। अब एक सिचुएशन पर जाकर ये लड़के ने मैक्सिमम फोर्स लगा दिया, जब वो मैक्सिमम हाइट पर ग्राफ चला जाए, उस वक्त फ्रिक्शनल फोर्स की, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है, मैक्सिमम। उस फ्रिक्शनल फोर्स को याद रखे, स्पेशल नाम दिया गया लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स मतलब ये पूरी रेंज स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की है, लेकिन उसमें से स्पेशल वैल्यू, ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ते 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 एक हद को छू लिया। हद की इंग्लिश होती है लिमिट, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। फिर एकदम से ये थोड़ा सा नीचे आ जाता है। आपको पता ही है, अलमारी को शुरू में धक्का मारना मुश्किल होता है, एक बार जब वो मूव कर जाए तो थोड़ा सा कम फोर्स लगता है। फिर ये इतना जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, ये कांस्टेंट सा लेवल का, ये तब है जब बॉडी मोशन में आ जाए। इसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, या फिर डायनामिक फ्रिक्शनल फोर्स भी बोल देते हैं, दो नाम है इसके। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स तब लगता है जब अप्लाइड फोर्स लग रही हो और बॉडी मोशन के अंदर हो। काइनेटिक का मतलब ही मोशन होता है। तो अब देखो हमारे क्वेश्चन में, लड़का लगाया है 20 न्यूटन का फोर्स, और उधर से क्या, अलमीरा मूव कर रही है। इसका मतलब है जितना फ्रिक्शनल फोर्स अलमारी लगाना चाहती थी उससे थोड़ा सा ज्यादा इस लड़के ने लगा दिया। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज आल्सो अप्रोक्सीमेटली 20 न्यूटन, सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। आ गया समझ। तो बहुत से बच्चे सोचते हैं सर 0 लगेगा, भाई 0 तो तब लगेगा, ये ग्राफ क्या कह रहा है, जब अप्लाइड फोर्स खुद 0 होएगा, तब कॉरस्पॉन्डिंगली पॉइंट ग्राफ यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स भी 0 होएगा, तब 0 होएगा। अगर ये लड़का अलमारी के पास खड़ा हो जाए और बिल्कुल भी धक्का ना लगे, अगर इसे अलमारी के साथ खड़ा होकर इसने उंगली भी टच कर दी ना, ऐसे हल्का सा पुश कर दिया, तो अप्लाइड फोर्स मोर देन 0 हो गया। मोर देन 0 हो गया, ये थोड़ा सा इधर आना पड़ेगा ग्राफ, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी मोर देन 0 हो जाएगा फिर। ओके, यहाँ तो अच्छा खासा चल रही है और बच्चे कह रहे हैं आके फ्रिक्शनल फोर्स 0। तो आपका कॉन्सेप्ट वीक था, मैंने इसको अच्छा मजबूत करा। किसको समझ आ गया ये क्वेश्चन, रेज योर हैंड। शाबाश, इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज रेज योर हैंड। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो मैं देखता हूँ लोटस के एक बच्चे को छोड़कर
बाकी सबको समझ आ गया स्कूल स्कूल में। वेरी नाइस। अब इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन लेंगे। अब वो कहता है, सेवंथ क्वेश्चन लेते हैं बेटे। 5 kg का बॉक्स एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रख दिया और 10 न्यूटन का फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लगा दिया, तो एक्सेलरेशन बताओ। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, पहले मैंने लोटस के बच्चे बुलाए थे लेकिन वो ज्यादा अच्छा नहीं जवाब दे सके। अब मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों को दूसरी क्लास में से बुलाता हूँ, सनफ्लावर में से। एक बच्चा मेरे को अच्छा बताया गया, मनदीप सिंह ढिल्लों। मनदीप सिंह ढिल्लों बेटे कौन है सनफ्लावर में? सनफ्लावर, मनदीप सिंह ढिल्लों। बेटे बताओ ये 7th क्वेश्चन का क्या आंसर है? बाकी बच्चे भी सोच के रखें। और ये रोज सेक्शन में जो बच्चे एक दूसरे के ऊपर कुछ फेंक रहे हैं, ये प्लीज ना फेंकें। हाँ बेटे, इसी तरह से एक इसका कंपटीशन करवाते हैं रोज के बच्चे से। एक रोज में बच्चा बताया गया अच्छा वाला, हर्षान सिंह। हर्षान सिंह कौन है बेटे? प्लीज कम ऑन द माइक। आ जाओ बेटे, आपके बारे में भी अच्छा बोला गया स्कूल की तरफ से। दोनों बच्चों में कंपटीशन। देखते हैं हर्षान सिंह बता पाता है। बेटे ये हर्षान सिंह तो रोज सेक्शन में है। रोज में नहीं आ रहा कोई माइक पर। चलो रोज का एक और बच्चा बताया हुआ है, जोशन, जोबनप्रीत सिंह। जोबनप्रीत कम ऑन द माइक। आ जा बेटे, तुम्हें compete करना है अपने सनफ्लावर के बच्चे से। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर आएगा देखो तो। आप अपनी अपनी क्लास के बच्चे की हेल्प कर सकते हो अगर करना चाहो। कंपटीशन तो है ही है। कितना? हैं जी? ओ, ओके, बैठो बैठो। सनफ्लावर ने तो अपना आंसर दे दिया। नहीं, रोज वाला आंसर तो दे के जाए भैया, आंसर तो बोलो। आप बैठ सकते हो सनफ्लावर वाला बच्चा। बेटे आपका क्या आंसर होएगा 7th में? बी ऑप्शन कह रहा है एक बच्चा। बैठो। अब इन दोनों बच्चों में मैं बताना चाहूंगा, सनफ्लावर इज द विनर। रोज कुड नॉट गिव द करेक्ट आंसर। सुनो क्यों, ध्यान से सुनो। इस बच्चे ने अच्छे से पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन। देखो एक टेबल लिया मैंने, इस टेबल के ऊपर, योर अटेंशन, इस टेबल के ऊपर मैंने ऐसे बॉक्स रखा बेटे। ओके, ये बॉक्स रख दिया। अब हमारा क्वेश्चन में बॉक्स कितना दे रखा है? 5 kg। और इसके ऊपर फोर्स कितना लगाया हुआ है? 10 न्यूटन। और मैंने क्या पूछा हुआ है? एक्सेलरेशन। मैक्सिमम बच्चे आप इसको ऐसे कर देते हो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स को 10, इसको 5 और ए। और जैसे कि एक बच्चे ने इसका रॉन्ग आंसर दे दिया कि सर इसका आंसर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। गलत, क्योंकि मैंने फोर्स हॉरिजॉन्टली लगाया ही नहीं। देखो क्वेश्चन में मैंने तो फोर्स वर्टिकली लगाया। वर्टिकली लगाया है। क्या वर्टिकल फोर्स लगाने से बॉक्स में मूवमेंट हो जाएगी? नहीं होएगी। बॉक्स तो एट रेस्ट पर नहीं रह जाएगा है? तो इसका ये आंसर गलत है। आपको क्या कहना चाहिए? जब वर्टिकल फोर्स लगाएंगे तो बॉक्स जहां पर टेबल पे पड़ा है वहीं पर रहेगा। तो बॉक्स की चेंज इन पोजीशन कितना होएगा? 0। चेंज ही नहीं होगी, वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है? चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन। तो वेलोसिटी आ गई 0। और एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सर वेलोसिटी जब खुद ही 0 है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, चेंज भी तो 0 ही होएगा। 0 - 0, तो एक्सेलरेशन 0 हुआ। सो इसका मतलब आपको ए ऑप्शन सही देना था। और सनफ्लावर का बच्चा इसको कैच कर गया कि सर ने चालाकी करी है, उन्होंने वर्टिकल फोर्स बोल दिया। अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स बोलता तो इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सही था। कितने बच्चों को इसमें मेरा ट्रैप समझ आ गया? क्वेश्चन में इसको सोल्यूशन समझ आ गया? रेज योर हैंड। रेज योर हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड। ब्यूटीफुल। तो इसमें हमारा टेक अवे क्या है? डाउन डाउन।
सर बच्चा कहेगा, अच्छा बच्चा कहेगा सर इसमें हमारा टेक अवे ये है कि हमें फटाफट से फोर्स और मास का डाटा देख के क्वेश्चन ही सॉल्व करने लग जाना। हमें ये भी देखना है कि फोर्स का डायरेक्शन किधर को है, क्या फोर्स का डायरेक्शन ऐसा है कि वो बॉक्स में मूवमेंट ला सके या नहीं ला पाता। यानी लिख लो सभी बच्चे, इन द न्यूमेरिकल्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। in the numericals on force, direction on force should be given top importance. ओके तो इस तरह से आपको टीचर ने इस एमसीक्यू में जो सबसे 3 अच्छे क्वेश्चन थे, सबसे अच्छे, वो मैंने अपने बच्चों को कराए। 3rd वाला और 6 वाला और 7 वाला। ओके शाबाश। 6 वाले में सी ऑप्शन लिखना है आपने। अब आ गया हमारे पास सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, चलते हैं बेटे सब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप में हम्म शाबाश। सब्जेक्टिव टाइप में मैं अपने बच्चों को कराऊंगा 11th क्वेश्चन। 11th पे आओ। सब्जेक्टिव में 11th क्वेश्चन है, सीरियल नंबर। पढ़ो सभी बच्चे, एक बार पढ़ो इसको। शाबाश। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो बेटे ऐसे कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट डायग्राम में, लिसन केयरफुली। ये 10 kg का बॉक्स खड़ा है और लड़का इसके पास खड़ा हुआ है, बस। ठीक है, ये है आपका केस नंबर 1। केस नंबर 2 क्या है, ये बॉक्स है 20 kg का है। बेटे ये 10 पहले वाले में, चलो ठीक है, चलो ये भी। और यहाँ पर ये लड़का फोर्स लगा रहा है और इसने लगाया है 10 न्यूटन। ये उसने केस सेकंड बोल दिया, केस बी। और केस 3 में यहाँ पर उसने केस सेकंड में ये भी बोला कि बॉक्स अभी मूवमेंट में नहीं है, इट इज जस्ट रेडी टू मूव। लिखा हुआ है साथ में, देखो, जस्ट रेडी टू मूव। यानी इस लड़के ने जितना भी फोर्स लगाया है वो बॉक्स को मूव करवाने में थोड़ा सा कम है। मामूली सा भी फोर्स बढ़ाएगा तो दिस बॉक्स विल बी इन मोशन। 3rd केस में है बेटे, ध्यान से सुना। ये लड़का 20 kg के ऊपर, उसी 20 kg बॉक्स के ऊपर फोर्स लगा रहा है, और फोर्स कितना लगा रहा है बताया ही नहीं, लेकिन ये बोल दिया बॉक्स इज मूविंग या स्लाइडिंग। इसको केस सी बोल दिया। अब वो बोलता है कि जो भी इन तीनों केसेस में फ्रिक्शनल फोर्स हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। फ्रिक्शन ए केस में, फ्रिक्शन बी केस में, फ्रिक्शन सी। फ्रिक्शन किसमें है, बॉक्स एंड द ग्राउंड वर्ड फ्लोर। बॉक्स और फ्लोर में जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है क्वेश्चन के मुताबिक। शाबाश। हाउ विल यू डू। अच्छा, सनफ्लावर में एक बच्चा है बेटे, योर अटेंशन, मनजोत सिंह। आ जाओ भाई मनजोत सिंह, माइक पर आ जाओ। मनजोत सिंह कौन है बेटे। हाँ, आपने घबराना नहीं है, जो मैं पूछूंगा उसका जवाब देना है, ठीक है, बिल्कुल कूल हेडेड। आप ये बताओ, केस नंबर ए में लड़का पास में खड़ा है फ्रिक्शन बॉक्स के और कुछ नहीं कर रहा, इसमें फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। इस बच्चे ने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया। सर इस लड़के ने अप्लाइड फोर्स लगाया ही नहीं, जब, और आपने हमें ये ग्राफ करवाया था फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स, तो उन दोनों ग्राफ को आपने यहां से शुरू करा था सर।
कि जब अपने अप्लाइड फोर्स लड़के ने लगाया ही नहीं तो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा ही नहीं। दोनों ग्राफ जीरो से टच करते हैं। वेरी गुड, 100 मार्क्स। तो इस केस में तो फ्रिक्शनल फोर्स 0 न्यूटन है। जाओ बेटे बैठो। वेरी नाइस। इसी क्लास में एक और बच्चा मेरे को बड़ा अच्छा बताया गया, तनिष गर्ग। हु इज दिस? तनिष गर्ग। आ जाओ बेटे माइक पे, तनिष गर्ग। कोई नहीं है, एब्सेंट लग रहा है। ओके ओके, कोई बात नहीं। चलो अच्छा, अभी एक रोज सेक्शन में काफी अच्छा बच्चा बताया मेरे को, कमल जोत सिंह। हु इज दिस? कमल जोत सिंह रोज में। आओ भाई माइक पर आओ, कमल जोत सिंह। बेटे आपने ध्यान से सोच के बताना है, केस नंबर बी में फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है कि सी में? सी ऑप्शन। हाँ जी। केस इन केस सी। मैं ये कह रहा हूं केस नंबर बी में फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है कि सी में? ए का तो हमने निकाल ही दिया, 0 न्यूटन। इन सी। है जी। सी केस। सी केस में ज्यादा है। बैठो बैठो, शाबाश। अब ये बच्चे ने बोला सी में। अब मैं लॉजिक देता हूं। बेटे ये देखो इसमें क्या कह रहा है, बी केस में उस लड़के ने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया एंड द बॉक्स इज जस्ट रेडी टू मूव। अब जरा ग्राफ में आ जाओ। क्या टीचर ने आपको ये नहीं कराया था? इधर देखो, ए ऐसे ग्राफ करके ऐसे करके फिर कांस्टेंट। यहां तक मैंने क्या बोला था, बॉडी एट रेस्ट रहती है, बॉडी एट रेस्ट। ये पूरे का पूरा स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है, लेकिन मैक्सिमम वाले केस को लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। ओके सर। लेकिन खास बात क्या है सर? खास बात यह है कि ये लिमिटिंग फोर्स तभी पिक्चर में आएगा जब अप्लाइड फोर्स इतना ज्यादा लग चुका होगा कि हल्का सा भी अप्लाइड फोर्स को बढ़ाया तो बॉडी मोशन में आ जाएगी। और यही इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जस्ट रेडी टू मूव। इसका मतलब है अप्लाइड फोर्स इतना लग चुका है कि वो फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू को ओवरटेक करने वाला है। तो जब अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी मैक्सिमम ही होगा। अगर ये 10 न्यूटन इधर है तो ये भी 10 न्यूटन ही होगा। क्यों? क्यों होएगा? टीचर ने बताया फ्रिक्शनल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। जितना अप्लाइड फोर्स अपने आप को बढ़ाता है उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ाता है। इसलिए ये जो ग्राफ की लाइन होती है दोनों एक्सिस के बिल्कुल बीचों बीच होती है, बीचों बीच। इधर भी 45 डिग्री का एंगल होता है, इधर भी 45 डिग्री का। तो जितनी लेंथ इधर बनेगी परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे उतनी लेंथ इधर बनेगी। ओके, सो याद रखना इस केस में 10 न्यूटन। अब थर्ड केस में बॉक्स मूव ही करने लग गया। मूव करते वक्त कौन सी फ्रिक्शनल फोर्स आती है? काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। अब तो मूव करने लग गया बॉक्स, उसने बोला हुआ है। तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का लेवल यहां तक ही पहुंच पाता है और लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स ऊंचा चला गया। तो ये वाला केस ज्यादा है बेटे, यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है, यहाँ कम है। और आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था, तो आप क्या लिखोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में? सबसे कम फ्रिक्शनल फोर्स है ए का, उसमें तो है ही नहीं। उससे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स है सी में, उससे भी ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स है बी में। जिन बच्चों को ये समझ आ गया प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही। अगर इसमें जस्ट वर्ड ना लिखा होता ना, जस्ट रेडी टू मूव, तो आप लिमिटिंग वाला केस नहीं ले सकते। फिर तो बच्चा कहता है सर रेस्ट पे रहे, आप इतनी भी फ्रिक्शनल फोर्स ले सकते हो, इतनी भी आपने खुद ही बोला था, इतनी पूरी रेंज में बॉडी रेस्ट पर रहती है। ये भी है, ये भी है। मैंने क्या बोल दिया? जस्ट रेडी। मतलब अप्लाइड फोर्स इतना लग चुका है कि जरा सा भी ज्यादा फोर्स लगाया तो ये बॉक्स मोशन में आ जाएगा। मोशन में आ जाएगा तो इसका मतलब है अप्लाइड फोर्स इतना ज्यादा हो गया कि वो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स यानी मैक्सिमम वैल्यू जो फ्रिक्शनल फोर्स की होती है उसको भी डोमिनेट करने वाला है।
और फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर से सेल्फ एडजस्टिंग होती है। जितना अप्लाइड फोर्स अपने आप को बढ़ाता है उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ाता है। तो अगर अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन का लग चुका तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में 10 न्यूटन का लग गया, और ये लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स का केस है, क्योंकि जस्ट वर्ड लगा हुआ है। हो रहे हैं कॉन्सेप्ट क्लियर भाई साहब? ये फिजिक्स है, फिजिक्स बहुत बारीकी से देखना पड़ता है इस सब्जेक्ट को। दो सब्जेक्ट बारीकी से पढ़ने पड़ते हैं, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। बाकी सब्जेक्टों में ज्यादातर इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन डाली, इसमें इंफॉर्मेशन डाल के भी क्वेश्चन क्लियर हो, सही हो जाए या नहीं हो जाए पता नहीं लगता। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटे। अब मैं अपने बच्चों के और अच्छा सा क्वेश्चन करवाता हूं एक। क्वेश्चन नंबर 21 पे आओ, सभी बच्चे पढ़ो एक बार 21। बेटे देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। देखो सभी बच्चे, ये एक ट्रॉली है, ओके, और इस ट्रॉली का मास है, योर अटेंशन, इसका मास है 2.5 kg, और ये ट्रॉली ऑलरेडी इधर को मूव कर रही है 12 मीटर पर सेकंड से। ओके, क्लियर है? ध्यान से सुना। अब ऑल ऑफ ए सडन क्या होता है, अपोजिट साइड से यहां पर जो स्मूथ सरफेस था वो खुरदरा सरफेस हो जाता है, यहां पर खुरदरा सरफेस हो जाता है। और जैसे ही खुरदरा सरफेस होता है तो इसके ऊपर अपोजिट साइड में फ्रिक्शनल फोर्स लगने लग जाता है 8 न्यूटन का। ओके, फिर क्या करें? बेटे सनफ्लावर के बच्चे इधर उधर अपनी सीटें ना चेंज करी जाओ, सारी चीजें रिकॉर्डेड होती हैं लेक्चर में, हम पीछे से निकाल के आपके हायर अथॉरिटीज को भेज देते हैं, फिर वो व्हाट्सएप का क्लिप उठा के आपके पेरेंट्स को भेज देते हैं। तो 8 न्यूटन का फोर्स लगा, और उसी तरफ से इधर से एक लड़के ने इसको अपोजिंग फोर्स लगाने लगा ये रफ सरफेस के ऊपर, और वो कितना लगाने लग गया? 2 न्यूटन का फोर्स अपोजिंग लगाने लग गया, 2 न्यूटन का। अब नेचुरल बात है कि ये ट्रॉली धीरे धीरे रुक जाएगा, क्योंकि अब उसके मोशन के अगेंस्ट लग गया। जिधर को ट्रॉली जा रही है मोशन उधर को है, तो फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट आ गया, और ये लड़के ने भी जो अपोजिंग फोर्स लगाया वो भी इधर ट्रॉली के मोशन के अगेंस्ट। इसका मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। अब हमसे पूछता है कि उसने रुकते 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 कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर दिया। ओके, ये क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना अभी मेरी बात। जब भी कोई भी मोशन सिस्टमेटिकली स्लो हो या सिस्टमेटिकली फास्ट हो, सर सिस्टमेटिकली का क्या मतलब? अब देखो सनफ्लावर के बच्चे मेरे को छोड़ के क्लास में सर की एक्टिविटी देख रहे हैं, सर क्या काम कर, भाई मेरे को देखो, सर जनरल काम कर रहे हैं, इस वक्त पढ़ा नहीं रहे। तो आपने क्या करना है, जब भी बॉडी तेज हो या स्लो हो, इन 5 सिंबलों को लिख लेना है, इसका डाटा पुट कर दो। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 12, और एस हमसे पूछा हुआ है। लेकिन इन दोनों में से भी एक भरना जरूरी है, तभी क्वेश्चन सॉल्व होएगा। कोई बच्चा कहेगा सर टाइम तो कुछ बताया ही नहीं हुआ। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, लेकिन बॉडी स्लो तो बढ़ रही है ना। हाँ जी सर, तो एक्सेलरेशन तुम्हारा नेगेटिव होएगा। सर नेगेटिव तो मैं मानता हूं, बॉडी स्लो होएगी, लेकिन होएगा कितना एक्सेलरेशन? मैंने कहा बेटे एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या ये नहीं होता, नेट फोर्स अपॉन मास? हाँ जी सर होता है। तो कौन कौन से फोर्सेस ने मिलके उसको स्लो करा, इनका टोटल कर दो। इस दोनों ने स्लो करा ना, डी एक्सेलरेशन आ जाएगा।
सर ये आ जाएगा, फिर दोनों का टोटल करा 10 न्यूटन आएगा। सर मास भी तो चाहिए, मास दिया हुआ है 2.5। सर इसका मतलब तो एक्सेलरेशन -4 न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। मैंने कहा लिख दो फिर। अब जब आपके पांचों सिंबल में से 4 भर गए हैं, एक सिंबल आपका ऐसा बचेगा जिसके सामने कुछ नहीं लिखा। इसको बोलते हैं ऑर्फन सिंबल, अनाथ। ऑर्फन सिंबल, ना तो ये गिवन है ना ही आस्क्ड है। जब आपने न्यूमेरिकल करना है तो ऐसे इक्वेशन को यूज करना है जिसमें ऑर्फन सिंबल मिसिंग होना चाहिए, मिसिंग, ये होना ही नहीं चाहिए उसमें। फिर तो बच्चा कहता है सर v² - u² = 2as वाला फार्मूला लगाओगे आप। मैंने कहा यस, 0 का स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी रुक जो गई है बॉडी, माइनस यू कितना है वो दे रखा है 12 का स्क्वायर, ट्वाइस एक्सेलरेशन को -4 निकाल के आए हैं हम, एस, दोनों तरफ माइनस माइनस कट गए, तो 12 × 12 डिवाइडेड बाय 2/4 = s। जीरो को तो छोड़ ही दो, ओके। तो s = 6 × 3, यानी कि 18 मीटर चलते चलते ये बॉडी जैसे ही रफ सरफेस पर चलेगी तो 18 मीटर चलने के बाद रुक जाएगी ट्रॉली। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। सारी क्लासों में देखो मुकाबला करके किसका रिस्पांस अच्छा है। सब रेज योर हैंड देखना चाहता हूँ। लास्ट क्वेश्चन, सबसे बढ़िया रिस्पांस है सनफ्लावर का, दूसरे नंबर पे बेस्ट है रोज, और लोटस बराबर है बच्चे, रोज। तो देखो बच्चे, आज मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें कराए, और आप भी घर पे असाइनमेंट करके आना ताकि मैं और अच्छा करवा सकूं। आप कोई प्रॉब्लम होएगी तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ। बाय बाय। और ये सारी चीजें रिकॉर्डेड होती हैं, घबराने की जरूरत नहीं होती सर अभी इतनी जल्दी नोट नहीं हो रहा। आप जाके यूट्यूब पे लेक्चर दोबारा देख लो, ओके। Good morning, students.